ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कहां से हम पहुंचे हैं देश के अंदर। लोकतंत्र कायम रहा, हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ में आजाद हुए थे, वहां बार बार हत्या लोकतंत्र की, प्रधानमंत्री को जेल, प्रधानमंत्री को फांसी, भुट्टो को। हमारे यहां पर किस प्रकार से 70 साल का सफर तय हुआ, लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी एक बार, आपको याद होगा। 2.5 साल में आपके आशीर्वाद से भारी बहुमत से वापस प्रधानमंत्री बनाई आप लोगों ने। मुझे याद है, इस मीटिंग को देख के मुझे याद आता है, उस वक्त में भी यही माहौल बना था। एक बार तो आज जो देश में माहौल है, कांग्रेस कामयाब नहीं हो पाई है, परंतु बीजेपी को घमंड नहीं करना चाहिए, ना मोदी जी को ना अमित शाह जी को। ग्राफ गिर रहा उनका, लोग समझ गए आपको, सिमटते जा रहे हो आप लोग। अब हम घमंड में लोकतंत्र नहीं चलता, लोकतंत्र में झुकना पड़ता है जनता के सामने, शीश नवाना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है। जनता आशीर्वाद देती है तो जाके कुर्सी बैठता आदमी। तो आज घमंड वहम में मोदी 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 के नारे लग रहे हैं देश विदेश के अंदर। महाराष्ट्र की जनता ने और हरियाणा में चुनाव हुए, अभी इनको सबक सिखा दिया। पहले राजस्थान में सरकार गई बीजेपी की, मध्य प्रदेश में गई, छत्तीसगढ़ में गई, अब महाराष्ट्र में गई, और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गए हरियाणा के अंदर, बढ़ गई, वरना वो भी चली जाती। तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। ये माहौल मैंने 40 साल में देखा है, जैसे आज मैं देख रहा हूँ। आप बैठे हुए हो और सोनिया गांधी जी ने आह्वान किया देशवासियों को, जैसे इंदिरा गांधी ने कहा था उस वक्त में भारत बचाओ दिवस मनाया था, सब लोग हिंदुस्तान भर के लोग गए थे दिल्ली के अंदर। सोनिया जी ने भी आह्वान किया तमाम राज्यों को, और आपके अध्यक्ष जी ने, परेश भाई ने, राजीव साधव जी ने, सबकी सलाह से जिलों में आंदोलन किए हैं। आज आप प्रदेश में बैठे हुए हो और 14 तारीख को आप सबको पहुंचना है दिल्ली के अंदर रैली के रूप में। पूरे देश से लोग आएंगे, रैली को कामयाब बनाना है और एक संदेश देना है बीजेपी वालों को। संदेश देना है किस प्रकार से देश की जो दुर्दशा हो रही है, विकास दर आधी हो गई है, जीडीपी कम होती जा रही है। आज तो सारे अखबारों में प्रथम पेज पे वही खबर है, देश अर्थव्यवस्था के मामले में कहाँ गिर रहा है, चिंता का विषय बन गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा है ये हमें स्वीकार्य नहीं है, 4.5% आ गई है, सभी फ्रंटों में सरकार फेल हो रही है, और पता नहीं चिंता ही नहीं है। चिंता तो करो कम से कम, चिंता ही नहीं की जा रही है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कल ही कि समाज में जो बिखराव आ रहा है, भय का माहौल है, अविश्वास का माहौल है, आपस के अंदर ही हिंसा का माहौल है, उस कारण से भी अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। काम धंधे बंद हो रहे हैं, नौकरी लगनी तो दूर की बात है, नौकरी जा रही है, किसानों को ऊपर का पूरा मूल्य मिल नहीं रहा है। अतिवृष्टि हो जाओ, ओलावृष्टि हो जाओ, बाढ़ आ जाओ, समय पर किसान को मुआवजा मिलता नहीं है, जो आपके गुजरात में स्थिति बनी है। किसान चिल्ला रहा है, परवाह नहीं सरकार को। चुनाव हुए तब तो लंबे चौड़े वादे किए गए थे किसानों से, अब आपकी बीजेपी सरकार भूल गई। विजय रूपाणी जी को आप जानते हो कि फुर्सत नहीं है, तो या केंद्र सरकार का वो कामयाब नहीं हो पा रहे सेव लेने में। क्या कारण है कि किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा टाइम पर? जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, प्रदेशवासियों को। वो जवाब क्या देंगे?
मैंने एक बात बोल दी जो सच्चाई थी जयपुर के अंदर। मैंने कहा मैं 8-10 महीने रहा वहाँ गुजरात में अंदर। गांधी का देश, गांधी का नाम है, गुजरात से आते हैं। दुनिया के मुल्कों के अंदर गांधी तो गांधी है। गांधी ने अहिंसा का संदेश दिया। पूरी दुनिया मना रही, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रही है आज। 2 अक्टूबर को सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव पास करवा दिया। हमें गर्व इस बात का है। और गांधी के प्रदेश में अगर शराब पी जाती है, मुझे विश्वास नहीं होता था, पर जब मैं रहा 8-10 महीने, मैंने देखा शाम होते ही कई लोग शराब के लिए चले जाते हैं, शराब पीते हैं। कई घरों में शराब पी जाती है। और रूपाणी साहब ने मेरे पे हमला किया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने गुजरात वासियों की बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी है कि उन्होंने कह दिया हर घर में शराब पी जाती है। मैंने नहीं कहा हर घर में, मैंने कहा घर घर में। फर्क होता है, घर घर में, हर घर में फर्क होता है। अरे रूपाणी साहब, आपको चाहिए था, हम आपकी मदद वैसे ही कर रहे हैं। गुजरात में शराब आती है, कहां से आती है? हरियाणा से आती है, पंजाब से आती है, राजस्थान के थ्रू होके आती है, मध्य प्रदेश आती है। हम रोक रहे शराब को गुजरात में नहीं प्रवेश करे। उनको कहना चाहिए था कि मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा के मुख्यमंत्री से आह्वान करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, कृपा करके आप इस शराब को रोको, हमारे आदेश रोको। यहाँ शराबबंदी है हमारे यहाँ। ये नहीं कहा उन्होंने, भड़काने का काम यहाँ पर किया। तो मैंने मुझे कहना पड़ा, रूपाणी साहब अगर मैं गलत हूं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, वरना आप इस्तीफा दोगे, शराब चलती नहीं चलती वहां पर। कोई कहना कोई बात उनके पास थी नहीं। कहने का मतलब जो रिमोट कंट्रोल वाले मुख्यमंत्री होते हैं वो खुद काम कुछ कर नहीं सकते। चक्कर ये है। रूपाणी साहब बहुत भले आदमी हैं। अमित शाह जी ने सोच समझ के ऐसे आदमी को बनाया जो रिमोट से चल सके। रिमोट से चलता है। अरे जमीन में तो वो देखते हैं कि किसान कहाँ तकलीफ में है, मजदूर कहाँ तकलीफ में है, और वो दिल्ली में बैठे कैसे मालूम कर सकते हैं? पर रिमोट, क्योंकि आज घमंड में अहम में चल रही। गोवा के अंदर बहुमत कांग्रेस का सरकार बना दी बीजेपी की। मणिपुर में ऐसे ही किया। कर्नाटक में सरकार तोड़ दी, लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और महाराष्ट्र का तो कहना ही क्या, आपको पूरा देश दुनिया देख रही थी। ये राजा महाराजाओं के पहले खूब होते थे, रात को रात भर षड्यंत्र चलते, सुबह राजा दूसरा बन जाता था। आप बताइए कब तो राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की, लागू करने की, समाप्त करने की राज्यपाल महोदय ने? किसी को पता नहीं, देश को पता नहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय ने कब रिकमेंड किया कैबिनेट को, आप राष्ट्रीय शासन को समाप्त करने का वक्त आ गया, कोई पता नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कब कैबिनेट बुलाई राष्ट्रपति को रिकमेंड करने के लिए, किसी को पता नहीं। राष्ट्रपति महोदय बहुत भले आदमी हैं, शरीफ इंसान हैं, बहुत ही सजन व्यक्तित्व के धनी हैं। मैंने उनसे मिला, मुझे अच्छा लगा। वो व्यक्तित्व नींद में सोए हुए होंगे, पता नहीं कब उनको उठाया कि नहीं उठाया, कैसे उनको साइन करवा दिया, किसी को नहीं मालूम। बताइए आप, कई बार आदमी नींद में होता है, हड़बड़ाहट में उठता है, तो सही फैसला नहीं कर सकता। समय देना पड़ता आदमी सोचने के लिए। भाई ये आया है रिकमेंडेशन होकर के, महाराष्ट्र से आया है, कैबिनेट रिकमेंड किया है, मैं विचार करूं। वो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे ले सकता है, लेता कायदा होता है। मैं 30 बार मुख्यमंत्री बना हूं, मुझे मालूम है राज्यपाल महोदय के कितने टाइम लगता है। पर नहीं, सुबह 5:40 पर राष्ट्रपति शासन समाप्त। 8 बजे देवेंद्र फडणवीस जी की शपथ और 8:15 बजे मोदी जी का ट्वीट। देवेंद्र फडणवीस जी आपको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और 8:15 बजे ट्वीट और वापिस जवाब देवेंद्र फडणवीस जी का, मोदी है तो मुमकिन है।
मुझे उस दिन बहुत चिंता लग गई देश की। अगर मोदी है तो मुमकिन इस प्रकार के षड्यंत्र होंगे, पूरी मॉनिटरिंग, इसका मतलब मोदी जी के नेतृत्व हुई है दिल्ली के अंदर। कब तो आएगा रिकमेंडेशन, दबाव दिया गया होगा राज्यपाल महोदय पर, अमित शाह जी ने, कैबिनेट बुलाई नहीं होगी, किसी को पता नहीं है। राष्ट्रपति के यहाँ फाइल गई, वापिस आ गई, सुबह 5:40 बजे ऑफिस खुला, होम मिनिस्ट्री खुली अमित शाह जी वाली, और उसको साइन करा के भेज दिया और शपथ हो गई सुबह सुबह। इसको आप क्या कहोगे? इसका मतलब ये देश खतरनाक दौर से गुजर रहा है, पता नहीं क्या होगा देश का। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, बहुत हालात गंभीर है। 4 सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के, वो कहे देश में लोकतंत्र को खतरा है, उसके अपने मायने होते हैं, उसके अपने मायने होते हैं। और उसमें हमारे एक जज साहब, गोगोई साहब, 4 जज में शामिल थे, वो बन गए सीजीआई। तब भी वही प्रक्रिया चल रही थी, वही चलती रही। तो गोगोई साहब को मैं पूछना चाहता हूं, आप पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी वो कोई मामूली बात नहीं थी। 4 जगह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और देशवासियों को कहना कि जो हालात है सुप्रीम कोर्ट में बहुत गंभीर है, देश की जो स्थिति सुनी 4 जजों ने, कैसी सरकार चल रही है, जुडिशरी कैसे चल रही है, कार्यपालिका में क्या काम हो रहा है, देश को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है देश को। वो सीजीआई बन गए, रिटायर हो गए, वही प्रक्रिया चलती रही। पता ही नहीं गोगोई साहब के ऊपर दबाव था या क्या हुआ, पता ही नहीं पड़ रहा है। ये देश जानना चाहता है कि भाई इसमें रहस्य क्या है कि पहले आपने ये कहा, उसके बाद में आप सीजीआई खुद बन गए और प्रक्रिया वही चलती रही। ऐसे कई क्वेश्चन है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप बताइए कि मुमकिन तो अगर मोदी जी है, मोदी पूरे देश में, दुनिया में करवा रहे हैं वो। अगली सरकार ट्रम्प सरकार क्या क्या आ गई दुनिया के अंदर। अरे पंडित नेहरू जी की जो विदेश नीति थी, अटल बिहारी वाजपेयी बने विदेश मंत्री मुरारी भाई देसाई के वक्त में, उन्होंने कहा विदेश नीति वही चलेगी जो पंडित नेहरू की थी, वो होती मानता होती है। और आज किस मुंह से कह के आ गए आप अमेरिका में? कल सरकार दूसरी पार्टी बन गई तो क्या होगा वहां पर? कोई कह सकता प्राइम मिनिस्टर जाके दूसरी पार्टी कैंपेन कर सकता वहां पर? आज तक इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। ये हमारे देश की खासियत रही है। निर्गुण राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाया पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त से ही। आप बताइए देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी के मुमकिन है, पता नहीं देश को कहां ले जाएंगे कोई नहीं कह सकता। इसलिए मैंने कहा कि केंद्र की बहुत सारी बातें हैं, पर आपके यहाँ जिस प्रकार से अभी किसान दुखी थे, नौकरियों के लिए बच्चे 10 लाख बैठ गए आपके यहाँ पर, कभी पेपर आउट हो रहा है, लीक हो रहा है, कभी पोस्टपोन हो रहे हैं चुनाव, आपके परीक्षाएं, तो लोग बहुत, आपके नौजवान बहुत दुखी हैं। क्योंकि व्यापम का स्कैंडल हो चुका है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ भी हालात ऐसे ही बने थे पहले, तो पता नहीं किस दिशा में जाएंगे। सरकार को चाहिए कम से कम टाइम पे परीक्षा करवाए, नौकरियों के लिए एग्जाम टाइम पे हो, पोस्टपोन नहीं हो, पेपर लीक नहीं हो। होते हैं कई राज्यों में होते हैं, पर आज मैंने सुना है तो मुझे दुख हुआ कि यहाँ पे भी ये बीमारी आ गई है। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि कहने को बहुत सारी बातें अभी तुम्हारे छात्र साहब बोलेंगे, आपके अध्यक्ष जी बोलेंगे, मैं तो खाली आपको संदेश देने आया हूँ कि पहले मैं रहा यहाँ पर तो मेरा फर्ज बन जाएगा। आज जो स्वच्छता खतरे में देश में, जुडिशरी हो, चाहे वो सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीवीसी हो, कोई स्वच्छता बची हुई नहीं है। दबाव में काम कर रही है, सरकार के दबाव में काम कर रही है। मंत्री को चलते नहीं केंद्र के अंदर, तमाम खाली नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, 2 लोग राज करें देश के अंदर, तो कैसे जमहूरियत लोकतंत्र काम रहेगा, ये चिंता का विषय बना है। इसलिए मैं आपको निवेदन करूंगा, कृपा करके, अभी हेलमेट की बात कही जा रही थी, महेश भाई ने कहा
हेलमेट में सब में बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगा दिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ज़्यादा ही लगा दिए। परंतु एक बात मैं निवेदन करना चाहूँगा, करीब 2-2.5 लाख लोग मरते हैं प्रति वर्ष एक्सीडेंट के अंदर। 2-2.5 लाख मरना किसे कहते हैं? ये फैसला हुआ, केंद्र का फैसला हुआ, बहुत ज़्यादा उन्होंने हाइट बढ़ा दी है। पर मैं आह्वान करना चाहूँगा आप सबको कि अगर हम लोग क्रॉस करेंगे रोड्स को, हेलमेट नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा संख्या में मौतें होगी, उसको रोकना जरूरी है। तो हेलमेट की जरूरत भी है, डिसिप्लिन में हम लोग ट्रैफिक के नियम को पालन करें, वो जरूरी है। खाली इतना ही है, जैसे हम लोगों ने विचार किया अभी, एक साथ में तो बड़ा जंप नहीं किया हमने, हम पहले कम लगाएंगे, उसके बाद और बढ़ाएंगे, उसके बाद और बढ़ाएंगे, तो कम से कम जनता समझ जाएगी। अगर हमने हेलमेट नहीं लगाया तो हमें हमारे ऊपर जुर्माना लग सकता है। एक साथ इतने बड़े जंप करने से कई लोगों को तकलीफ हो गई, इसलिए लोगों ने ताली बजा दी बहुत बड़ी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मौत से बचाना जरूरी है जनता को हमें। तो जरूरी है कि हम हेलमेट को लगाने के लिए तो सपोर्ट करें, पेनल्टी जो है वो धीरे धीरे बढ़ाएं, मेरा मानना ही है। और एक बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करता हूं, ये तो EWS का जो आर्थिक रूप से पिछड़े 10% का आरक्षण अभी हुआ है लोकसभा के अंदर, राजस्थान सरकार ने सारी शर्तें हटा दी, खाली इनकम का शर्त रखा है। मैंने सुना है कि गुजरात के अंदर भी शर्तें हटी है, जमीन की भी और जायदाद की भी, परंतु 78 के पहले जो लोग रहते हैं उनके लिए हटी है। मेरा मानना है कि 78 के बाद हो या पहले हो, सबके लिए हटनी चाहिए, जिससे कि सबको लाभ मिल सके। और एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि वैसे तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट आपके यहाँ बर्बाद हो रहा है, उद्योग सूरत के अंदर डायमंड का उद्योग बर्बाद हो रहा है। और आपको मालूम, पिछले चुनाव में जब कांग्रेस की सरकार बनने के माहौल बन गया तो केंद्र सरकार ने किस प्रकार से दुरुपयोग किया इनकम टैक्स का, ईडी का, कितने अधिकारियों को भेज दिया सूरत के अंदर दबाव देने के लिए। लाखों मजदूर काम करते हैं वहां पर, काम धंधे बंद हो रहे थे, लोग घबरा गए और अंतिम समय में जहां 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख लोग रैलियां हो रही थी, केंद्रीय मंत्री की मीटिंग नहीं हो पा रही थी, उन लोगों ने वोट दे दिया बीजेपी को, सरकार बन गई मोदी जी की, रूपाणी जी की सरकार बन गई। वरना उस वक्त में गुजरात की सरकार भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि विकास पागल हो गया था यहाँ पर, उस वक्त में विकास पागल हो गया था, कोई जवाब नहीं था इन लोगों के पास में। प्रधानमंत्री को कहना पड़ा मैं खुद विकास हूं, जिससे कि उनकी इज्जत रह सके। कोई बात नहीं, एक बात मैं सीख के जा रहा हूं यहां से, क्योंकि राजस्थान आजादी के बाद में 22 रजवाड़ों का देश था, प्रदेश था, उसको सरदार पटेल के वक्त में एकीकृत किया गया, राजस्थान बना। हमारे वहाँ प्रथाएं जो है घूंघट की बहुत ज़्यादा है, घूंघट की बहुत ज़्यादा है, महिला घूंघट में रहती है ज़्यादा, गाँव के अंदर भी, शहरों में कई जगह। मुझे बहुत दुख होता है, कब तक हम महिलाओं को घूंघट में कैद रखेंगे। राजीव गांधी जी ने जब 73-74 अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तब गांव में सरपंच, पंच, प्रमुख, मेयर, सभापति, पार्षद बनने लगे महिलाएं भी, SC, ST, OBC के साथ में। और घूंघट में कैद रहेगी तो आप समझ लो कि देश का विकास कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है, सत्ता में भागीदारी उनकी होगी, तब जाकर के ये देश और ज्यादा तेज गति से प्रगति करेगा। इसीलिए सोनिया गांधी चाहती है कि 33 आरक्षण मिले उनको। राजीव गांधी जो बात आगे बढ़ाई तो असेंबली में, पार्लियामेंट के अंदर भी 30% अधिक आरक्षण मिले महिलाओं को, ये उनकी सोच है। तो घूंघट में रखोगे उनको तो कैसे काम चलेगा। मुझे खुशी है चाहे बाल विवाह हो चाहे वो घूंघट हो, गुजरात के अंदर घूंघट नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मैं गुजरात वासी को बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपके यहाँ घूंघट नहीं है। आप के यहाँ महिलाएं जिस रूप में रहती हैं बिना घूंघट के, गांव में भी और शहरों में बहुत जगह, कम जगह होगा
उनको हटना चाहिए। ये मैं आपकी यहाँ की भावना लेके जाऊंगा राजस्थान में। और मैंने राजस्थान में भी अभियान चला रखा है कि राजस्थान से घूंघट हटना चाहिए, जिससे कि राजस्थान का विकास भी बहुत तेज गति से हो सके। मुझे खुशी है कि आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना है। गुजराती मुझे आती नहीं है, खाली कैम शो में बोल सकता हूँ और नहीं बोल सकता हूँ। तो इसलिए मुझे खुशी है कि आपने, इसलिए मैंने कहा चावड़ा जी को, भाई मुझे पहले बुला दो, गुजराती में बोल नहीं पाऊंगा। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।